अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th साइंस के लिए जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश के आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, इसमें आज हम बायोलॉजी यानी कि हयातियात, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर वाइज हम MCQs, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तमाम तालिबात और तमाम स्टूडेंट्स इस बात का ख़्याल रखें कि ये सिर्फ जो क्वेश्चन बैंक है, ये आप लोगों को एक पेपर पैटर्न बताने के लिए दिया गया है। 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ये यही क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है। इसकी आप स्टडी कीजिए, कुछ हद तक सवालात आएंगे। ये बस आप लोगों को जो है पैटर्न समझने के लिए और आपकी स्टडी को इजी बनाने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी नबातात में अमल तौलीद, इस सबक के MCQs। पहला सवाल है, द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड एज। यानी कि जो पोलन ग्रेन होता है, जो ज़ीरा होता है, उसका जो बैरूनी गिलाफ यहाँ पे दिया गया है उसे क्या कहते हैं, और वो जो है कौन से सब्सटेंस से बना हुआ है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना हुआ है, तो याद रखें वो स्पोरोपोलैनिन से बना हुआ होता है। जवाब होगा स्पोरोपोलैनिन। यहाँ पर आपको जो है करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, स्पोरोडर्म इज़ मेड अप ऑफ। अब स्पोरोडर्म क्या है? पोलन ग्रेन का जो आउटर कवरिंग है, तो इसके 2 लेयर्स थे, एक था एक्साइन और दूसरा था इंटाइन। बाहर का जो एक्साइन होता है, अंदर का इंटाइन होता है, इसको मिलाकर हम स्पोरोडर्म कहते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। कि जो मादा जवाजा बरदार बनाने के लिए कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीज़न लगते हैं। तो याद रखिए 1 मियोसिस ज़रूरी है और 3 माइटोसिस ज़रूरी होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ऑड वन हमें यहाँ पर पहचानना है। आप लोगों को जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बाओबाब, ऑप्शन बी है बॉटल ब्रश, ऑप्शन सी है कड़म और ऑप्शन डी है सौसाग। याद रखें बाओबाब, कड़म, सौसाग ये जो है ये वो ट्रीज़ है, वो प्लांट्स है जिस बैट पॉलिनेशन से, चिमगाडर के ज़रिए इनके अंदर जैरगी होती है। जबकि बॉटल ब्रश जो है वो इंसेक्ट के ज़रिए, एंटोमोफिली में आप लोगों को दिया गया है। तो A, C और D ये जो है चिमगाडर के ज़रिए जैरगी दिखाते हैं, जबकि बॉटल ब्रश जो है ये इंसेक्ट के ज़रिए बताता है। तो सही जवाब होगा बॉटल ब्रश। अब यहाँ पर आप लोगों को जो बोल्ड में दिया गया है, जो ब्लैक कलर के है, वो आपका आंसर है। तो आप लोग आंसर्स अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब इलोंगेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय। यानी कि हमें क्या करना है, पोलन को जर्मिनेट करना है इन विट्रो तरीक़े से, और पोलन ट्यूब को क्या करना है, हमें इलोंगेट करनी है, पोलन ट्यूब को लंबी करनी है। तो हम काय का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे सुक्रोज़ शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब होगा सुक्रोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज़ फाउंड इन द फ्लावर्स ऑफ प्लांट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो वो फ्लावर्स जो है, इसका जवाब होगा थिया। आंसर है थिया। अगला क्वेश्चन 7 है, पोरोगैमी रेफर्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू। पोरोगैमी हम किसे कहते हैं? देखिए 3 तरीक़े से जो है पोलन ट्यूब इंटर हो सकता है। अगर माइक्रोपाइल से इंटर होता है तो हम इसे पोरोगैमी कहेंगे। अगर इंटुगमेंट से इंटर होता है तो हम इसे मीज़ोगैमी कहेंगे, और अगर चलाज़ा से इंटर होता है तो हम इसे चलाज़ोगैमी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पोरोगैमी पूछ रहा है। तो इंटर हो रहा है पोलन ट्यूब जब ज़ीरा नली जो है माइक्रोपाइल से इंटर होती है, इसे हम पोरोगैमी कहते हैं। आंसर होगा माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म की टाइप आपको एग्जाम्पल लिखनी है। तो जवाब होगा एस्फोडिलस। ये एक एग्जाम्पल है हेलोबियल टाइप की। आपको पता है 3 टाइप के एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। हेलोबियल के एग्जाम्पल क्या है? एस्फोडिलस। अब आप पैरेलली जो है वो न्यूक्लियर के एग्जाम्पल याद करें, उसी तरीके से आप जो है सेलुलर के भी एग्जाम्पल याद करें।
क्वेश्चन यहाँ पे आपको बदल के भी पूछ सकता है। यहाँ पे हेलोबियल के एग्जाम्पल पूछा है जैसा कि एस्फोडिलस। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर भी पूछ सकता है, सेलुलर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन इन मोनोकॉट सीड इज नोन एज। जो मोनोकॉट सीड होता है, जो यकदाला बीज है, उसके ऊपर जो सिंगल शील्ड शेप्ड जो कॉटिलेडॉन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। इसके बाद है द एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड इज। क्वेश्चन नंबर 10 है ये हमारा। डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड हमको पहचानना है तो कैस्टर है। अब उसके बाद जो है वो सिंगल सेंटेंस आंसर्स आप लोगों को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई एंथर इज कॉल्ड एज टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। एंथर को जो है हम टेट्रा स्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं? अब आपको पता है कि एंथर का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। जब हमने इसका टीएस देखा था, ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर हम देखते कि बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेसियम, उसके बाद टैपेटम, और उसके बाद मिडल लेयर, और उसके बाद जो टैपेटम था। 4 लेयर है, और उसके बाद 4 पुलन सैक जो थे वहाँ पर आप लोगों को डाइथिकस एंथर के अंदर होते हैं। जब बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर 4 पुलन सैक होते हैं। तो 4 है, इस वजह से टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हम कहेंगे, यानी प्रेजेंस ऑफ 4 पुलन सैक इन डाइथिकस एंथर। ये उसका जवाब है कि 4 पुलन सैक डाइथिकस एंथर में होते हैं, इसलिए हम इसे टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट स्टेज पुलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम द एंथर इन एंजियोस्पर्म। ज़ोहरावी नबातात के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर पुलन ग्रेन एंथर से कब शेड होते हैं, कब झड़ते हैं? तो बाइसेल्ड स्टेज में। जब उसकी स्टेज बाइसेल्ड हो जाती है, जब 2 सेल होते हैं, तब वो पुलन ग्रेन शेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ हाइलम विथ रिस्पेक्ट टू ओव्यूल। अब आप लोगों को एनाट्रोपस ओव्यूल याद आ रहा होगा। एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर अलग अलग जो है यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। नीचे का सबसे पहला जो पॉइंट है, जहाँ ओपनिंग जो है वो इंटुगमेंट्स की, वो क्या था? माइक्रोपाइल था। उसके ऊपर जो है वो क्या है? चलाजा होता है। और जो है जो डंडी है, वो डंडी को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिक्यूलस कहते हैं या फ्यूनिकल कहते हैं। और हाइलम जो है ऐसा प्लेस ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पर फ्यूनिक्यूलस जो है उसकी बॉडी से, मेन बॉडी से क्या होता है? अटैच होता है। देखिए, जहाँ से इंटुगमेंट स्टार्ट हो रहे थे, जहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा, इंटुगमेंट जहाँ से स्टार्ट हुए वो पॉइंट चलाजा है, और जहाँ से मेन बॉडी जो है वो जुड़ रही है, इसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम क्या होता है, कहाँ होता है? ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर फ्यूनिक्यूलस से, यानी कि डंडी से बॉडी जुड़ती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री किसे कहते हैं? तो ऐसी कंडीशन जब एंड्रोशियम गाइनोशियम से पहले मैच्योर हो जाता है। एंड्रोशियम कौन था? ये मेल का पार्ट था, है ना। जब मेल फीमेल के आगे क्या हो जाए? डेवलप हो जाए, मैच्योर हो जाए, इसे हम प्रोटेंड्री कहेंगे। कंडीशन वेयर एंड्रोशियम मैच्योर अर्लियर देन गाइनोशियम, ये प्रोटेंड्री था। और अगर गाइनोशियम अर्ली मैच्योर हो जाए तो हम इसे प्रोटोगाइनी कहेंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखें। प्रोटेंड्री, एंड्री अंदर एंड्रोशियम जल्दी मैच्योर हो जाएगा, और प्रोटोगाइनी के अंदर गाइनोशियम जल्दी मैच्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द प्लांट इन विच द डबल फर्टिलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। डबल फर्टिलाइजेशन कौन से प्लांट्स के अंदर डिस्कवर हुआ है? याद रखिए, फ्रिटिलरिया और लिलियम के अंदर, ये 2 प्लांट्स के अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर हुआ है, फ्रिटिलरिया और लिलियम। स्पेलिंग्स आप लोग बार बार लिखकर याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। कि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन को, बारहवरी को, दोहरी बारहवरी, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? तो देखिए कि पहली मर्तबा जब मेल गैमेट आया था तो वो एग के साथ मिला था। मेल गैमेट और एग, इन दोनों के मिलाप से जो है वो वहाँ पर जाइगोट बना था, जगता बना था, पहला फर्टिलाइजेशन। और दूसरी मर्तबा ये हुआ था कि मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिला था, और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी इंडोस्पर्म हुआ था, दरुतख्म बना था। यानी फर्टिलाइजेशन 2 मर्तबा हुआ था, क्योंकि दोनों नर दरवाजे इस्तेमाल हुए थे। बोथ मेल गैमेट्स आर यूज, तो जवाब होगा बोथ मेल गैमेट्स यूज हुए थे, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़। तो एंजियोस्पर्मिक फैमिली में सबसे कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म कौन सा है? तो कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म है न्यूक्लियर टाइप।
देखिए 3 टाइप के एंडोस्पर्म मैंने आपसे कहा है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप जो है वो न्यूक्लियर टाइप होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सस्पेंसर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बनने के टाइम में सस्पेंसर का क्या रोल होता है। तो सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ढकेलता है, पुश करता है। क्या कह रही हूँ मैं, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में ढकेलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ एडवेंचू पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंचू पॉलीएम्ब्रियोनी हम किसे कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल और इंटीगुमेंट। जब एम्ब्रियो सोमैटिक सेल से यानी कि बॉडी सेल से या इंटीगुमेंट से डेवलप होता है तो इसे हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड ओवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। वो हार्मोन का नाम लिखना है जिसकी वजह से अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, जो गैर बार आवर जो ओवरी है, ये बड़ी होकर फ्रूट में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो हार्मोन का नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये एक टाइप का ऑक्सिन है, ऑक्सिन हार्मोन है। आपको प्लांट हार्मोन मालूम है, 5 टाइप के, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, जिसके अंदर इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये एक टाइप का ऑक्सिन है। तो यहाँ पर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओवरी है वो फल बन जा रही है, ये हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड की वजह से है। नेक्स्ट अब जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर। तो यहाँ पे आपको 4 जो है लेबल्ड करेक्ट लेबल्स आपको देने हैं, जिसके हाफ मार्क रहेंगे। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है टीएस ऑफ एंथर का। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ पूलन ग्रेन। पूलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको बताना है। इसमें वॉल लेयर्स हैं, आपको प्लॉइडी बतानी है, पूलन ग्रेन का फेट बताना है, उसका फॉर्मेशन बताना है, किस तरीके से मियोसिस के प्रोसेस से हो रहा है, ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। नर ज़वाजे बरदार की लेबल डायग्राम आप लोगों को क्या करनी है, बनानी है। तो इसके अंदर डायग्राम 1 मार्क करेंगे और करेक्ट लेबल्स जो है मेल गैमेट है, ट्यूब न्यूक्लियस है, पूलन ट्यूब है, हर एक को हाफ मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट मादा ज़वाजे बरदार किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इसके आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ये बनाने हैं, आपको डायग्राम बनानी है। मेंशन वेरियस एडेप्टेशन फॉर विंड पॉलिनेशन, यानी कि हवा के ज़रिए जो ज़ैरगी होती है, इसके जो फूल है वो कौन से तवाफुक बताते हैं। हवा के ज़रिए ज़ैरगी के अंदर फूल जो है वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पूलन ग्रेन जो है वो कैसे ज़्यादा बनेंगे, इसके अंदर नेक्टर नहीं होगा। पूलन ग्रेन लाइट इन वेट होंगे। उसके बाद जो है जितने भी जो घास है, ग्रासेस है, वो क्या करते हैं, ये बताते हैं। उसके बाद स्टिग्मा जो है वो फीदरी होगा और पूलन ग्रेन ये वर्सटाइल होंगे। तो जितने भी विंड पॉलिनेशन के अंदर आपको जो एनिमोफिली है, इसके अडेप्टेशन आएंगे। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज होकर आपको कौन सा भी पॉलिनेशन पूछ सकता है। यहाँ पे जैसा हवा के ज़रिए ज़ैरगी विंड पॉलिनेशन का पूछा है, आपको पानी के ज़रिए भी पूछ सकता है, चिमगाडर के ज़रिए पूछ सकता है, उसके बाद जो है परिंदों के ज़रिए पूछ सकता है, या इंसेक्ट के। तो आपको कोई भी अडेप्टेशंस लिखने को आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द डिफरेंट अडेप्टेशन। देखिए बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर, इसे भी यही कहा है, बर्ड पॉलिनेटेड से जो फूल जो है परिंदों के ज़रिए ज़ैरगी इनके अंदर होती है। तो फूल कैसे होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, खुशबूदार होते हैं, नेक्टर होता है, खुशनुमा होते हैं। उसके बाद जो है इनके अंदर ज़्यादा क्या रहेगा, नेक्टर की मकदार रहेंगी। तो नेक्टर को चूसने के लिए, रस के लिए क्या होंगे, परिंदे आएंगे। और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स आप लोग लिखें। एक्सप्लेन हेटेरोस्टाइली एंड हर्कोगैमी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। हेटेरोस्टाइली और हर्कोगैमी क्या है, ये हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो हर्कोगैमी क्या होता है कि 2 जिनसी फूलों में खुद ज़ैरगी के अमल को रोकने के लिए फूलों में कुदरती तौर पर दोनों जिनसी आज़ा जैसे नर कोट और मादा कोट के दरमियान तबई रुकावट पाई जाती है, जिसकी वजह से खुद ज़ैरगी का अमल नहीं हो सकता। यानी कि 2 फूल जो होते हैं उनके अंदर खुद ज़ैरगी नहीं होना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना, इसके लिए फूलों में कुदरती तौर पर नर कोट और मादा कोट के दरमियान तबई रुकावटें हैं। तो इसे हम हर्कोगैमी कहते हैं, जिसकी मिसाल में कैलाट्रॉपिस होता है।
और आपको हेट्रोस्टाइली पूछा जा रहा है। हेट्रोस्टाइली को हेट्रोमॉर्फी भी हम कहते हैं। जैसे कि प्राइम रोज़ जैसा फूलों में 2 या 3 तरह के क्या है फूल होते हैं, जिसमें कलगी यानी स्टिग्मा और ज़िरेदान यानी कि एंथर की लंबाई में क्या होता है फ़र्क होता है, और इसी फूल के ज़ीरे उसकी कलगी पर मुंतकिल नहीं होते, इसे हम हेट्रोस्टाइली या हेट्रोमॉर्फी कहते हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, प्रीपोटेंसी पूछ सकता है, यूनिसेक्सुअलिटी पूछ सकता है, या फिर प्रोटोगैनी, प्रोटेंड्री, इसमें डाइकोगैम। तो ये जो क्वेश्चन है ये पारजरगी को यकीनी बनाने वाले आलात का सवाल है, यानी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस तहरीर कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसमें लिखना है, या फिर 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के वास्ते आपको इसकी डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसकी क्या अहमियत है, ये आपको पूछा जा रहा है। दोहरी बारआवरी की अहमियत, तो क्या अहमियत है कि दोहरी बारआवरी की अहमियत में पहली बारआवरी के नतीजे में जगता बीज में जनीन तैयार करता है, इब्तदाई दरुताखुम तैयार करता है, जिसको नमू पाता है हुआ जनीन इस्तेमाल करता है। बारआवरी की वजह से क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डिप्लॉयड 2n हो जाती है। बंद बीज नबातात में दोहरी बारआवरी के बाद बैज़ा बीज में तब्दील हो जाता है और बैज़ेदान ये फल तैयार करता है, और बारआवरी की वजह से नई खुशियात का मिलाप होता है, जिससे आइंदा नस्लों में तगय्युरात वाक़े होते हैं। इतने पॉइंट आप लोग लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। तो फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन की क्या अहमियत है, तो यहाँ पर जो है किस तरीक़े से पहले तो हम देखेंगे कि अहमियत उसकी क्या होगी। बीज और फलों की अहमियत में बीज नबातात की अफजाइश और फैलाव का अहम ज़रिया है, इसलिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो नंबर 1 है अरसा ख्वाब, जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं। इस अरसे में बीज की उपज और नमू नहीं होती। अरसा ख्वाब को काबू करने वाला एक अवामिल नमू को रोकने वाला है, जो बीज की उपज को रोकता है। इस वक्फे में बीज मुख्तलिफ मुकामात पर पहुँच जाते हैं। दूसरा है उपज यानी वायाबिलिटी, बीज की फ़ाल सलाहियत जिसकी वजह से बीज अरसा ख्वाब के बाद उपजता है, ये बीज की उपज की सलाहियत कहलाती है। बीज के दरुतख्म और दालों में मौजूद ग़िज़ाइयत को जनीन इस्तेमाल करता है और उपजता है। बीज का बैरूनी हिफाजती ग़िलाफ़ मैकेनिकी झटकों, दर्ज हरारत में तब्दीली और खुश्क मौसमी हालात से हिफाजत करता है। इस सब ग़िलाफ़ की वजह से बीज हैवानात के ज़रिए हज़म नहीं होते। और 5वां पॉइंट है, कुछ बीज कई साख्ते पैदा करते हैं, मसलन विंग्स, बालदार प्याले, गुल और लहजदार मादा, इनकी वजह से बीजों का इंतशार होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी के ऊपर हमें क्या करना है, लिखना है। तो देखिए पॉली एम्ब्रियोनी हम किसे कहते हैं। सिट्रस फल की कई अक़साम में जनीन के अतराफ़ के न्यूसेलस के चंद खुलियात तक़सीम होकर जनीनी थैली में दाखिल होकर जनीन यानी कि एम्ब्रियो बन जाते हैं। ऐसे नबातात के बीजों में एक से ज़ायद जनीन मौजूद रहते हैं। ये अमल को हम पॉली एम्ब्रियोनी यानी कसीर जनीनी हालत कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यहाँ पर एंथर का स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो 3 वॉल लेयर्स जो है इसके वो हम लोगों को बताना है। एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर, टेपेटम, उसके बाद पूलन, मदर सेल, उनके फंक्शंस। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग आंसर में जो है कौन सा पॉइंट आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पर देखिए ज़िरेदान की अर्ज़ी तराश की साख्त, तो ये पॉइंट आप लिखें। ज़िरेदान इसका स्ट्रक्चर दिया है, इसकी अर्ज़ी तराश के बारे में, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडल लेयर, टेपेटम, ज़ीरा थैली, पूलन सैक, और ये उसकी डायग्राम है। तो आप रफ भी उतार सकते हैं डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम एक्सपेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर ज़वाजे बरदार का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। देखिए सवाल नंबर 13 आप लोगों को नज़र आ रहा है, बंद बीज नबातात में नर ज़वाजे बरदार की बालिदगी की वजाहत कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने करना है, ज़रगी के पहले ज़ीरे थैली में और ज़रगी के बाद कलगी पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाटर पॉलिनेशन इन डिटेल विथ इट्स टाइप्स। तो वाटर पॉलिनेशन यानी पानी के ज़रिए जो ज़ैरगी है उसके बारे में लिखना है। और इसकी पानी के ज़रिए आपको पता है कि दो टाइप है, एक तो पानी की सतह के ऊपर है और पानी की सतह के नीचे है, यानी ईपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आप पसंद ज़ैरगी की तवाफ़ुक़ी सलाहियत बयान कीजिए। ये सवाल है वो, हाइपोहाइड्रोफिली और ईपीहाइड्रोफिली। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसके आंसर्स आप लोग जो है याद कीजिए, या आपके जो नोट्स है क्लासिक पब्लिकेशन या जो भी आप तरक्की तालीम वगैरह रेफ़र कर रहे हैं इसमें हाईलाइट कर लीजिए आप और फिर इसे याद कीजिए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ एनी 2 बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन अलॉन्ग विद देयर एडेप्टेशन। अब यहाँ पर कोई भी 2 बायोटिक एजेंट, बायोटिक यानी हयाती पूछा जा रहा है और उसके अंदर एडेप्टेशन। अब हयाती के अंदर हम क्या लेंगे, परिंदों के ज़रिए ज़ैरगी एक ले सकते हैं क्योंकि परिंदे ज़िंदा हैं, और उसी तरीके से इंसेक्ट के ज़रिए यानी कि जो हशरात है उसके ज़रिए ज़ैरगी, और वो फूलों के अंदर क्या तवाफ़ुक़ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोग क्या कीजिए, जो भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए परिंदों के ज़रिए जो ज़ैरगी यहाँ पर बता रहा है। सवाल नंबर 18, फूल चमकदार रंगीन बड़े होते हैं, फूल रस खारिज करते हैं, ज़ीरे चिपकने वाले और शौकेदार होते हैं, फूल आमतौर पर खुशबू खारिज नहीं करते क्योंकि परिंदों में सूंघने की सलाहियत कम होती है। ये सवाल नंबर 18। और सवाल नंबर 19 भी ले सकते हैं आप, चिमगाडर के ज़रिए, क्योंकि चिमगाडर भी क्या है, ज़िंदा है, हयाती है, तो परिंदों के ज़रिए ले सकते हैं, या फिर आप हशरात के ज़रिए भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या हो सकता है, गैर हयाती का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गैर हयाती में आप हवा के ज़रिए और पानी के ज़रिए लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन एनी 2 कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर पॉलिनेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस फॉर पॉलिनेशन के अंदर आप लोगों को पारज़िरगी को यकीनी बनाने वाले आलात तहरीर करना है। तो वो कौन से हैं आपको लिखना है, ये पूरा, डाइकोगैमी, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, उसके बाद जो है यूनिसेक्सुअलिटी, प्रीपोटेंसी, हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये इसका आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को टिक करके याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब यहाँ पर जो है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, तो यानी कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो डबल। तो क्वेश्चन नंबर 25, डायग्राम के साथ आप बताएंगे कि दोहरी बारावरी क्या है, किस तरीके से होती है। पहले तो बारावरी क्या है, उसके बाद दोहरी बारावरी क्या है, डायग्राम के साथ आप इसको करेंगे। सवाल नंबर 25 है, ये क्लासिक की बुक में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में कौन से किस्म के इंडोस्पर्म हम लोगों को नज़र आते हैं। तो आपको पता है कि 3 किस्म के इंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर टाइप है, सेलुलर टाइप है और हेलोबियल टाइप है। देखिए सवाल नंबर 30, दरू तख्म की अक़साम पूछ रहा है। तो न्यूक्लियर टाइप है, न्यूक्लियर के पॉइंट लिखना, डायग्राम बनाना, सेलुलर के पॉइंट लिखना, हेलोबियल के पॉइंट लिखना और उसके डायग्राम बनाना। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो क्लासिक की बुक में है वो दिया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो इन फ्लावरिंग प्लांट। डाइकॉट एम्ब्रियो फ्लावरिंग प्लांट में हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये है, बंद बीजा नबातात में जेनेन की बालिदगी के अमल की वजाहत कीजिए। तो सवाल नंबर 31 जो आप लोगों को दिया गया है वो हमें लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड यू हैव स्टडीड। मोनोकॉट सीड की डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे पूछी जा रही है। तो देखिए मोनोकॉट सीड, ये यहाँ पे देखिए, यकदाला बीज की नामजद शक्ल। सवाल नंबर 34 के अंदर जो डायग्राम आप लोगों को दी गई है, यकदाला बीज, मकई की शक्ल यहाँ पे दी गई है, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है सवाल नंबर 10 है, एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस की कौन कौन सी कैटेगरीज है। तो अपोमिक्सिस की यहाँ पर अक़साम है, रिकरेंट अपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट अपोमिक्सिस एंड एडवेंशियो एम्ब्रियोनी। तो ये सवाल नंबर 37 जो है आप लोगों को करना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो क्वेश्चन थे 3 मार्क्स क्वेश्चंस यहाँ पे देखे हैं। देखिए ये चैप्टर नंबर 1 के 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर
जो हमारे जो मार्क्स है 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सवाल नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल विथ लेबल डायग्राम। तो एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि जो आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। असास मुख्य बैजक या तिरछे बैजक, एनाट्रोपस ओव्यूल की साख्त और अफ़ाल, ये तमाम पॉइंट्स लिख के आपको ये डायग्राम भी बनानी है और इसके अफ़ाल भी तमाम लिखने हैं। तो ये आपका सवाल नंबर जो 14 है वो सवाल था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम भी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्लासेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम, आउटर इनर इंटीगुमेंट है, उसके बाद जो है चलाजा दिया गया है, न्यूसेलस है, उसके बाद इंटीगुमेंट दिया है, अंदर एम्ब्रियो सैक है, 3 एंटीपोडल्स है, नीचे भी एग है, सिनर्जिड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। ये तमाम चीज़ें हैं। डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट याद कीजिए। अगला सवाल बोलेगा, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म विद हेल्प ऑफ डायग्राम। को प्रोसेस अप टू 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। डायग्राम के साथ सिक्वेंशियल डायग्राम यहाँ पे उतारना है, यानी कि मादा जवाजे बरदार जो है, सवाल नंबर 15 जो है, बंद बीजा नबातात में मादा जवाजे बरदार की बालिदगी की वजाहत डायग्राम के साथ करना है। सवाल नंबर 15 ज़्यादा हार्ड नहीं है कि एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, मियोसिस के प्रोसेस में जाता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, ऊपर के 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, नीचे का जो एक हैप्लॉइड होता है वो मैच्योर हो जाता है, मियोसिस में जाएगा, फिर उसके अंदर मियोसिस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरीके से हो रहा है। और उसके बाद जो स्टेज आती है वो 3 एंटीपोडल सेल, फिर यहाँ पर नीचे एक अपैरेटस है, आजू बाजू 2 सिनर्जिड होते हैं, बीच में एक एग होता है। इस तरीके से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है मादे जवाजे बरदार की बालिदगी। आंसर भी आप लोग जो है वो करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस अबायोटिक एजेंसीज यूज इन द पॉलिनेशन अलॉन्ग विद देयर एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन। अब देखिए ये अबायोटिक एजेंसीज यानी कि गैर हयाती जो एजेंसीज यहाँ पे है, जो हवा है, पानी है, इनके बारे में जो है वो अपने को लिखना है और इनके अंदर अडेप्टेशन लिखना है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है कि किस तरीक़े से आपको जो है वो ज़ैरगी के अंदर जो है हयाती और गैर हयाती ज़राए से आएगा। तो अब गैर हयाती पूछ रहा है तो हवा जो है इसमें जान नहीं है, गैर हयाती। तो सवाल नंबर 20 आप लोगों को लिखना पड़ेगा और सवाल नंबर 21, ये दोनों को मिलाकर आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन अकाउंट ऑफ पूल एंड पिस्टल इंटरैक्शन इन डिटेल। पूल एंड पिस्टल इंटरैक्शन क्या है? देखिए सवाल नंबर आपको 24 लिखना है कि ज़ीरा कलगी या ज़ीरा मादक को ताल्लुक़ पूल एंड पिस्टल इंटरैक्शन क्या है। ज़ीरे का कलगी पर मुंतकिल होने से ज़ीरा नलिका बैज़े में दाखिल होने के तमाम वाक़ियात को हम पूल एंड पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं और उसके तमाम पॉइंट्स आप लोगों को लिखनी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म एंड ऐड अ नोट ऑन ऑफ सिग्निफिकेंस। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, दोहरी बारावरी क्या है, इसके प्रोसेस मार्क्स, इसके जो है सिग्निफिकेंस भी लिखना है। यानी कि आपको सवाल नंबर 25 डायग्राम के साथ और उसी तरीके से सवाल नंबर 26 जिसकी अहमियत है, सिग्निफिकेंस है, वो मिलाकर लिखना है। तो इस तरीके से हमने आज जो है सबक नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर आपके जो MCQs थे, उसके बाद जो 1 मार्क्स क्वेश्चन था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था, 3 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए थे और 4 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए थे, ये तमाम हमने आज देख चुके हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आप तमाम ये अपने अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।